हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करेंगे 23 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। और करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आज के जो करंट अफेयर हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जितने हर 15 दिन में एक बार होते हैं। आप ये समझ लो, आज की जितनी भी न्यूज है उनमें से एक भी न्यूज ऐसी नहीं है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। हर एक न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हर एक न्यूज बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और पीडीएफ भी जरूर पढ़िएगा पूरी पूरी। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सीधा और सिंपल सा एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो इफ्को है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो पहली चीज तो ये कि इफ्को जो है ये भारतीय संस्थान है। तो इंटरनेशनल वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो ए और डी इन दोनों को हटा दो। या तो ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा। कई सारे स्टूडेंट्स आप में से कंफ्यूज हो गए, उन्होंने गलत आंसर दिए हैं, और कई सारे ऐसे भी थे जिन्होंने तुरंत ही सही आंसर दे दिए हैं। इफ्को का जो फुल फॉर्म है ये है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है। ये भारत का एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे भारत भर में हमारे किसान किस तरीके की खाद यूज करें उनके मानक तैयार करते हैं, या फिर हमारे किसान कृषि के अंदर किस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करें उनके लिए एक बेहतर मानक तैयार करते हैं। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, ये एक ऐसा संस्थान है जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि भारत के अंदर जो कृषि है वो ऑर्गेनिक तरीके से होनी चाहिए और क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। इफ्को की स्थापना 1967 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इफ्को के चेयरपर्सन है इस टाइम पे उदय अवस्थी। पूरा नाम है इनका उदय शंकर अवस्थी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत का यह कौन सा राज्य है जिसने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये भारत का वो संस्थान है जिनके काम है ये देखना कि किसी भी क्षेत्र में क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होने चाहिए। चाहे फिर वो कृषि हो तो कृषि में भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे फिर सब्जियों का उत्पादन हो रहा हो, फलों का हो रहा हो, अनाज का उत्पादन हो रहा हो, तो ये उसके लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। तो इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इनके साथ ये पैक्ट साइन किया है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, आंध्र प्रदेश सरकार की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया डायरेक्टली मदद करेंगे, और इसका सीधा सीधा फायदा आंध्र प्रदेश के अंदर किसानों को मिलेगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके तहत आंध्र प्रदेश के अंदर कई सारे कैंपेन्स भी लगाएगी। इस कैंपेन्स के अंदर आंध्र प्रदेश के जो किसान भाई हैं उन सभी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी कृषि वो कैसे करें। आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन रेड्डी, और यहाँ पे गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। कौन है? एस अब्दुल नजीर। और अभी कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए थे, इस वजह से इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। ये कौन सा विभाग है अभी हाल ही में जिसने 40वां कॉप्स डे अपना अभी हाल ही में मनाया है? तो ये सेना का ही एक विभाग है जिसको बोलते हैं जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट। तो अभी हाल ही में इन्होंने 40वां कॉप्स डे मनाया। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इंडियन आर्मी के जो केसेस होते हैं वो इन्हीं की कोर्ट्स में चलते हैं, वो सिविल कोर्ट्स में नहीं चलते हैं। जैसे कि हमारे शहरों में जो जिला सत्र न्यायालय है जिसे आप कोर्ट बोलते हो, तो इन न्यायालयों में आर्मी के केसेस नहीं आते, उनकी खुद की न्यायालय होती हैं। ठीक है। तो ये जो आर्मी की न्यायालय में जो भी केसेस होते हैं उन्हीं का ये विभाग है जिसको बोला जाता है जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट। और पहली बार इसके लिए आजादी के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 1949 में। उसके बाद कुछ सालों के बाद इसकी स्थापना करी गई थी। अभी हाल ही में ये कौन है जिनको डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के, जिसे NHSRCL भी बोला जाता है। तो रेल नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अब नए डायरेक्टर होंगे प्रमोद शर्मा, और ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। और NHSRCL की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2016 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है वीके यादव। कौन है? वीके यादव, विनोद कुमार यादव। आपको पता है 2016 में जब NHSRCL की स्थापना करी गई तो रेलवे का ये वो विंग बन गया जिसकी जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च करना। तो भारत में आप देख रहे हो लगातार पिछले कई सालों से हाई स्पीड ट्रेनों का एक दौर सा चल गया है, जिसमें कि सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस आई थी। उसके बाद अभी मेट्रोज में भी कई सारे तब्दीलियां और बदलाव किए जा रहे हैं।
तो वो सारी चीजें एक तरीके से कमांड करता है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। मतलब रेलवे का आप बोल सकते हो एक अलग ही विंग बना दिया है जो कि सिर्फ हाई स्पीड ट्रेनों को देखेगा। ये कौन सी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसको भारत सरकार की तरफ से 2023 का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कंपनी है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन के कई सारे प्रोडक्ट बाजार में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ये बेचने वाली कंपनी है। तो ये जो क्रॉम्पटन नाम की कंपनी है, इन्होंने एक वाटर हीटर बनाया है। और ये एक वाटर हीटर ऐसा है जो कि 5 स्टार रेटेड है। और इसकी खास बात यह है कि ये बिजली की खपत बहुत कम करता है। तो क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में एक, आप बोल सकते हो, ब्लॉकबस्टर बन के उभरा है और लोगों की पसंद भी बन चुका है। कस्टमर्स इसे बहुत तेजी से खरीद रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। इस वजह से भारत सरकार ने प्रभावित होकर इनको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। इस अवार्ड को देने का मेन मकसद ये है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत और भी ऐसी कंपनीज जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट बना रही हैं, वो बढ़ चढ़ के ऐसे प्रोडक्शन करें। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2023 अनाउंस कर दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कितनी भाषाओं में इनको अनाउंस किया गया है? तो इस बार इन्हें 24 भाषाओं में अनाउंस किया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो इस बार के दिए जाएंगे, वो आने वाले 12 मार्च को दिए जाएंगे सभी को, 12 मार्च 2024 को। और इस बार के जो अवार्ड्स हैं, उसमें से 9 पोइट्री की बुक्स हैं जिनको अवार्ड दिए गए हैं, 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनको अवार्ड दिए गए हैं, 3 एस्से स्टोरीज हैं, एक लिटरेरी स्टडी स्टोरी है और 6 नॉवेल्स हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा साहित्य अकेडमी अवार्ड से। और पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है किनको किनको सम्मानित किया गया है और इनके राइटर्स कौन कौन है। वो पूरी लिस्ट पीडीएफ में दे रखी है, इसलिए पीडीएफ आप जरूर देखिएगा। अभी हाल ही में ये कौन है जिन्होंने FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का जीता है? तो FIH जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी, तो इसके तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार दिया गया है हार्दिक सिंह को। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये विमेन्स हॉकी टीम जो है भारत की, उसमें गोलकीपर है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सविता पुनिया। क्या नाम है? कविता पुनिया। तो इनको विमेन्स गोल कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और हार्दिक सिंह जो है, इन्हें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में एक किताब है जिसका नाम है सॉल्ट एंड पेपर। इस किताब के लिए ये कौन है जिनको छठवां रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये कवियत्री हैं और इनका नाम है सुकृति पाउल कुमार। क्या नाम है? सुकृता पाउल कुमार। तो इनको इनकी सॉल्ट एंड पेपर बुक के लिए छठवां रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये जो सेरेमनी है, ये नई दिल्ली में आयोजित करी गई। और इसी सेरेमनी के अंदर भारतीय और अमेरिकी मूल के एक इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, हर बच्चा बच्चा जानता है। इनका नाम है अभिजीत बैनर्जी। और ऐसा क्या किया है इन्होंने? इन्होंने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है जिसके लिए 2018 का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। तो इसी सेरेमनी में अभिजीत बनर्जी को भी टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों अवार्ड्स आप ध्यान रखेंगे। और बाकी अगर सुकृता पॉल कुमार की बात करें, तो इससे पहले 2010 में ये साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं। 2012 में इनको टैगोर फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल ही में पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं जिनको ITTF में बोर्ड के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है? ITTF का मतलब जानते हैं क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर लाउसेन। और इसके प्रेसिडेंट हैं पेत्रा सोर्लिंग। क्या नाम है? पेत्रा सोर्लिंग। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय को ITTF के बोर्ड मेंबर में शामिल किया गया है। और ये कौन है? ये है वीटा दानी। अब सवाल उठता है कि वीटा दानी है कौन? देखिए, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ये बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर है और स्पोर्ट्स फिलेंथ्रोपिस्ट है। एक तो होता है फिलेंथ्रोपिस्ट जो कि दूसरों का कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से भला करता है। एक है स्पोर्ट्स फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये स्पोर्ट्स फिलेंथ्रोपिस्ट है, मतलब ये ऐसे खिलाड़ियों की मदद करती है जो कि खेल में आगे जाना चाहते हैं और उनके पास पैसे की कमी है या पैसे का अभाव है किसी भी तरीके से, जैसे कि वो अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इनकी एक फाउंडेशन है, दानी फाउंडेशन करके, ठीक है? तो उसी के अंतर्गत ये कार्य करती हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको ये सपोर्ट करती हैं।
तो अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पिछले 3 डिकेड से ये काम कर रही हैं, पिछले करीब 30 सालों से ये इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने इनको बोर्ड ऑफ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया है। तो ये अपने आप में एक इतिहास हो गया है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये आदरणीय डॉक्टर वी मोहिनी गिरी हैं। 86 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये विमेन्स राइट एक्टिविस्ट नहीं, ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स में अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रह चुकी हैं। अब आप समझ सकते हैं। और भारत सरकार की तरफ से 2007 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था इनके सोशल वर्क के लिए। बाय द वे, आपको इनकी तारीफ एक और बता दूं, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वीवी गिरी का नाम तो आप सभी जानते होंगे। ये वीवी गिरी की डॉटर इन लॉ है। ठीक है। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ईआरएस मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर ईआरएस का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। और ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्विफ्ट करेगा, एक तरीके से मतलब कहने का उसे आसान बनाएगा। तो इसको एनएचएआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब देखिए, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आप हाईवेज में यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करने का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आपने मोबाइल एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर रखा है, तो जब भी आप यात्रा करें हाईवेज में, तो आप अपनी लोकेशन ऑन कर लें। इससे फायदा क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपने एक टोल यहाँ पर दिया, ठीक है, और आगे 100 किलोमीटर के बाद दूसरा टोल टैक्स है। अब 100 किलोमीटर आप ऑन एन एवरेज तय कर लोगे। आप 50 की स्पीड में भी चला रहे हो, वैसे तो कोई चलता नहीं है 50 की स्पीड में हाईवे में, 60 की तो मेंटेन करते ही है। बट मान लीजिए आप 50 की स्पीड में भी चला रहे हो, ठीक है, तो भी आपको 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्लोज लगे होंगे जिन क्लॉज के अंतर्गत, जैसे कि मान लीजिए आप 2.5 घंटे में अगर आगे वाले टोल में नहीं पहुंचे, तो बीच में जितनी भी गाड़ियां हैं जो कि एनएचएआई की हैं, जो कि पेट्रोलिंग कर रही हैं, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगी। उन्हें तुरंत एक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ये गाड़ी यहाँ से तो निकली थी लेकिन यहाँ तक अभी नहीं पहुंची है। तो तुरंत गश्त लगाएंगे कि आपके साथ सब कुशल मंगल तो है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें, कि अगर आप किसी भी दुविधा में आते हैं, परेशानी में हाईवे में आते हैं, तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन पे तुरंत जाके रिस्पॉन्स करिए। जो एनएचएआई की गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो तुरंत आपको वहीं पर ढूंढ के रिस्पॉन्स करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के द्वारका में। और इसके चेयरपर्सन है संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया है? तो इस बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं संजय सिंह। और वोटिंग हुई थी यहाँ पर प्रॉपर। और इस वोटिंग में इनको 40 वोट मिले हैं 47 में से। और इनके अगेंस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी विनिंग रेसलर हैं जिनका नाम है अनीता श्योराण। ये खड़ी हुई थी वोट में। और इनको केवल 7 वोट मिले हैं अनीता को। संजय सिंह को 40 वोट मिले। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो निर्विरोध इनको चुन लिया गया है। अब ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमान संभालेंगे। इससे पहले भी इन्हें इस क्षेत्र में काफी एक्सपीरियंस है। ये नेशनल फेडरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश रेसलिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो ये स्थापित किया गया था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है। हमारी नेवी का ये कौन सा प्रतिष्ठान है जिसको अभी हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो वीर चक्र से सम्मानित किया गया है आईएनएस शिवाजी को। अब ये सम्मानित क्यों किया गया है आईएनएस शिवाजी को? आपको बता दूं, एक नाम आपको ध्यान रखना है, वॉइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी। तो बिनोय रॉय चौधरी जो हैं, ये लेट है, मतलब इनका निधन हो चुका है। और ये 1971 की लड़ाई, जब भारत और पाकिस्तान की हुई थी, जब बांग्लादेश एक नया देश के रूप में उभरा था, उस लड़ाई में ये उस टाइम पर वॉरशिप में थे। ठीक है। और उस टाइम पर कौन सा वॉरशिप था जो हिस्सा ले रहा था युद्ध में? आईएनएस विक्रांत। तो अगर बात करी जाए तो एक टेक्निकल ऑफिसर थे। तो इन्होंने उस वॉरशिप में, उस युद्ध में हिस्सा लिया था। तो इनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए, इनके वीर अदम्य साहस को देखते हुए, इनको सम्मानित किया गया है वीर चक्र से। तो इनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि अब ये है नहीं हमारे बीच, तो जहां से ये रिटायर हुए थे आईएनएस शिवाजी से, तो आईएनएस शिवाजी के जो वाइस एडमिरल हैं, इन्होंने रिसीव किया और साथ में इनके फैमिली मेंबर्स ने
इस वीर चक्र को रिसीव किया। बाय द वे आपको बता दूं, इंडियन नेवी के अंदर पहली बार किसी टेक्निकल ऑफिसर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इससे पहले कोई भी टेक्निकल ऑफिसर वीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया। इंडियन नेवी की स्थापना 1950 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और भारतीय नौसेना के एडमिरल हैं इस टाइम पे आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। इसी महीने में हम लोगों ने भारतीय नौसेना दिवस मनाया है 4 दिसंबर को। और हमारी जो इंडियन नेवी है इसकी टैगलाइन क्या है? शम नो वरुणा। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वरुण अवस्थी 07। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इनमें से कौन सी जगह है जहां पर महात्मा गांधी के द्वारा ग्रीन पैम्पलेट्स जारी किए गए थे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए अगर आपको पता है तो। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी राज्य का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे मेरा फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं जीएसजीके का। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेगा। इसके अलावा कहीं पर भी वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आपको ऐसा कोई भी बैच देखने को नहीं मिलेगा जो आपकी नैया पार करा सके। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्रीम कंटेंट ही दिया हुआ है। कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। इसके अलावा आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर्स, इन सब के पर्टिकुलर बैच भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर की मंथली मैगजीन चाहते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे। आज की बात यहीं तक रहेगी और आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए यूट्यूब पर। सुबह 10 बजे डेली उस पर क्लास होती है, तो आप उसमें हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो सीरीज है इसमें खास बात यह है कि मैंने इसका नाम रखा हुआ है मोदक मिश्री मिश्रण। काम इसका यही है कि इसमें जीएस, करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के सबके क्वेश्चन मैं आपके कवर करा रहा हूँ। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।